नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे साइबर ठगी पर आखिरी प्रहार। देश में बढ़ते साइबर अपराधों, विशेषकर डिजिटल अरेस्ट जैसे खतरनाक ट्रेड्स पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार अब तक का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच तैयार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक हाई लेवल कमेटी ऐसे फीचर्स पर काम कर रही है जो ठगों के हाथ आपके बैंक खाते तक पहुंचने से पहले ही उनके मंसूबों पर पानी फेर देगी। ये रिपोर्ट देखिए। साइबर ठगी पर आखिरी प्रहार, क्या इमरजेंसी बटन बनेगा साइबर ठगों का काल? क्या है डिजिटल अरेस्ट को लेकर सरकार का नया मास्टर प्लान? क्या गृह मंत्रालय का नया फीचर बचाएगा आपके पैसे? क्या एक क्लिक पर रुक जाएगी बैंक धोखाधड़ी? सरकार के इंश्योरेंस पूल से कैसे होगा आपका फायदा? साइबर ठगी पर आखिरी प्रहार कितना होगा कारगर? देश में बढ़ते साइबर अपराधों, विशेषकर डिजिटल अरेस्ट जैसे खतरनाक ट्रेड्स पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार अब तक का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच तैयार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित की गई एक हाई लेवल कमेटी ऐसे फीचर्स पर काम कर रही है जो ठगों के हाथ आपके बैंक खातों तक पहुंचने से पहले ही उनके मंसूबों पर पानी फेर देंगे। साइबर सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए बनाई गई इस कमेटी में देश के दिग्गज एजेंसियां शामिल हैं। शामिल विभाग में एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दिल्ली पुलिस, आरबीआई, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, आईटी, टेलीकॉम मंत्रालय। इस कमेटी का मुख्य फोकस इस बात पर है कि कैसे पीड़ितों के पैसों को ठगों के पास जाने से गोल्डन आवर में ही रोका जाए। कमेटी जिस सबसे क्रांतिकारी फीचर पर विचार कर रही है वो है इमरजेंसी बटन। ये फीचर सीधे आपके बैंक और यूपीआई एप्स में दिया जा सकता है। यदि किसी यूजर को आभास होता है कि उसे डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर डराया जा रहा है या कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इस बटन को दबाकर अपने सभी वित्तीय लेनदेन को तुरंत फ्रीज कर सकेगा। सरकार केवल बचाव ही नहीं बल्कि नुकसान की भरपाई के लिए भी योजना बना रही है। इसके तहत एक बीमा पूल बनाने पर विचार चल रहा है। क्या बैंकों और यूपीआई एप्स में इमरजेंसी बटन जुड़ने के बाद नए तरीके ढूंढ लेंगे? ये भी सवाल है। सरकार के सुरक्षा कवच स्वागत योग्य है, लेकिन एक डिजिटल नागरिक के तौर पर हमारी सतर्कता ही हमारी पहली सुरक्षा है। जब तक सिस्टम पूरी तरह से अभेद्य नहीं हो जाता, तब तक सोच समझकर क्लिक करना ही सबसे बड़ा बचाव है। तो साइबर ठगी पर आखिरी प्रहार, एक हाई लेवल मीटिंग और कई फीचर्स पर चर्चा की जा रही है जिसके तहत लोगों की जो मेहनत की कमाई है उसको बचाया जा सके। और 2025 की बात हम करें तो आप सोचिए कि लगभग 19,812 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच लोगों ने गंवाए हैं, ठगी का वो शिकार हुए बड़े पैमाने पर। और अगर प्रमुख राज्यों की मैं बात करता हूं तो उसमें महाराष्ट्र सबसे अव्वल है, इसमें 3,203 करोड़, और साथ ही साथ कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1,443 करोड़, तेलंगाना में 1,372 करोड़। तो बड़े पैमाने पर मोटी रकम लोगों ने गंवाई है। और यही वजह है कि अब एक नया फीचर आ रहा है जिसका नाम है इमरजेंसी बटन। इमरजेंसी बटन साइबर ठगों का काल बनेगा, ऐसा कहा जा रहा है। हाई लेवल मीटिंग जिसको लेकर चल रही और एक रूपरेखा तैयार की जा रही जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और मौजूदा वक्त में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं इसको लेकर भी हम बात करेंगे, इस पे कैसे रोक लगाई जाए। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम सलोने बीजेपी के नेता इस वक्त है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है श्याम सलोने जी। और साथ ही साथ और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। सबसे पहले श्याम जी के रुक करते हैं। श्याम सलोने जी, साइबर ठगी के मामले बहुत ज़्यादा हैं, डिजिटल अरेस्ट के मामले बहुत ज़्यादा हैं, और अब गृह मंत्रालय इस पर एक पैनल बैठाकर एक नए फीचर लाने की कोशिश की जा रही है। पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगा, बड़े पैमाने पर लोग डिजिटल अरेस्ट और
साइबर ठगी का डिजिटल दुनिया में मौजूदा वक्त में शिकार हो रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? आपको मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। साथी मित्र को भी मेरा नमस्कार। राजा अजय साहब, देखिए, सरकार ने समय समय पर आम जन को आगाह किया है कि जो साइबर फ्रॉड होते हैं, आपको डिजिटल अरेस्ट करते हैं। एक तो पुलिस कभी डिजिटल अरेस्ट करती नहीं है। ये लोग जिस तरह से गुमराह कर देते हैं कि आपका एक वीडियो है, आपकी बेटी का हमारे पास ये है या आपके बेटे का है, तो लोग घबरा जाते हैं। या किसी से कहते हैं आपका एक वीडियो मिला है और आपको इतना पैसा दीजिए, तुरंत कीजिए। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सरकार ने बार बार आगाह किया, फिर भी कुछ मान मर्यादा है, सामाजिकता के आधार पर कुछ लोग उसमें थोड़ा सा वो हो जाते हैं और अपने लाखों करोड़ों रुपए गंवा देते हैं। और लास्ट में आखिरी कदम उनका कभी कभी ऐसा होता है परिवार में कि वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। सरकार इनसे निपटने के लिए समय समय पर कई तरकीब लेकर के आती है, लेकिन चूंकि डिजिटल है इस समय, सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग भी बहुत एक्टिव हो चुके हैं। जो टॉप के इंजीनियर बन रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ, वो भी बीटीसी किए हुए लड़के भी आजकल क्राइम की तरफ ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन तो श्याम ये जी, सब मैं कहना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी आबादी है जो इस दुनिया में आ रही है, एंट्री कर रही है। एक क्लिक पैसा गायब। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो, हमने वो दौर देखा है जब मोबाइल था और नहीं था, दोनों दौर देखा है। लेकिन बहुत सी ऐसी पीढ़ी है जो मोबाइल देख रही है, लेकिन हम चुनिंदा पीढ़ी में हमें लगता है जो युगांतर वाले, मतलब दोनों युगों को हमने देखा है। तो वो लोग जो अब पुराने लोग जो डिजिटल में आ रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर, छोटी मोटी रकम नहीं है, बड़े पैमाने पर। अगर मैं रकम की बात अगर आपके सामने फिर से दोहरा दूं, तो 20,000 करोड़ लोगों ने गंवाए हैं 2025 में। इतनी बड़ी रकम है जो अभी तक वापस नहीं आ पाई। नहीं, मैं वही बात बता रहा हूँ। लेकिन अब वो हमारी बैंक भी बहुत अलर्ट हुई है। सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाए हैं, गृह मंत्रालय बहुत एक्टिव है। भी आजकल आप देख रहे होंगे, यदि कोई पेटीएम करता है या कोई बड़ी रकम देता है किसी को, तो तत्काल बैंक से एक मैसेज आ जाता है कि ये आपका है या कोई स्कैम तो नहीं है। तो बैंक अलर्ट है। अब सरकार और एक्टिव होने जा रही है। ऐसे ऐसे चोरों के लिए, ऐसे फ्रॉड, साइबर फ्रॉड के लिए बहुत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। और आने वाले समय पर आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर सरकार इस पर कंट्रोल कर लेगी। और जितने भी जो साइबर क्राइम के माइंडेड लोग होते हैं, ये धीमे धीमे सब जेल में होंगे। और 2029 में के चुनाव के बाद निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी समय लगेगा, ये बहुत कहना बहुत सरल है लेकिन इसमें समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज कोई चीज का प्रक्रिया हमने शुरू किया और बस कल हमने बटन दबाया और कार्य हो गया, ऐसा नहीं है। धरातल पर आने में, लोगों तक समझाने में, क्योंकि कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है, फ्रॉड हो रही है, कौन सा बटन दबाना है, नहीं दबाना है, उसको पता नहीं होती। इसमें बहुत अलर्टनेस की जरूरत है। जो भी उपभोक्ता है उनको भी बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा कि सरकार ने हमको क्या सुविधा दी, उस सुविधा की पूरी जानकारी देनी होगी। जो पुराने लोग हैं 50+ वाले, उनको अपने बच्चों से भी संपर्क रखना पड़ेगा कि कोई लेन देन करना है तो अपने बच्चों के माध्यम से भी, जिससे कि वो समझ सकें। कई चीजें ऐसी होती हैं, अभी बहुत जानकारी है सरकार देगी। और सरकार का समय समय पर यह अभियान रहा है कि जनता के हित में कार्य किए जाए। कई ऐसे कार्य सरकार ने किए हैं अजय साहब, जो जनहित के लिए किए जाते हैं, क्योंकि ये सरकार जनता की सरकार है, जनता के द्वारा। लेकिन मैं मानता हूं कि मास्टर प्लान पर बात चल रही है, लेकिन मौजूदा वक्त में तो साइबर सेल हैं, हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर पैसा तो लोगों का आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है जिनका पैसा उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है आलोक त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आलोक त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे मौजूदा वक्त में जो साइबर अटैक हैं, जो डिजिटल अरेस्ट है, उनके जो मामले हैं, और जो ये रकम है जो पूरे भारत में साइबर ठगों ने हथियाई है, कैसे इस पे कंट्रोल लगा जा सकता है? मास्टर प्लान को लेकर तो बात चल रही, लेकिन मौजूदा वक्त में जो चीजें हैं, या साइबर सेल की बात करें, आपको लगता है वो उतनी कारगर है जितनी उम्मीद है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये एक बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है ये पूरे देश में इस समय ये काफी चर्चा है इस मुद्दे को लेकर के, इस विषय को लेकर के, क्योंकि
हमने जिस तरह से पूरे देश में ऑनलाइन व्यवस्थाएं शुरू कर दी, डिजिटल का लेन देन शुरू करी है, लेकिन हम कितने सुरक्षित रहेंगे उस डिजिटल लेन में, इसकी व्यवस्था नहीं कर पाए कहीं ना कहीं। और उसका खामियाजा ये है कि आज कितने करोड़ लोग उससे भुक्तभोगी हैं, लोगों का अपना पैसा साइबर ठगों ने ठग लिया। अच्छा, आज भी कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि जैसे आपके मोबाइल पे कॉल आती है, उसमें कहीं पुलिस का अधिकारी की फोटो लगी हुई है, वो इस तरह के कहते हैं कि आदमी जनरली फंस जाता है। तो मुझे लगता है कि हमने जल्दबाजी में जो साइबर का जो युग में प्रवेश किए, लेकिन हम उसमें सुरक्षित कितने रहेंगे, हम उसमें अपने आप को कैसे सेफ रख पाएंगे, ये हम व्यवस्था अभी नहीं कर पाए हैं, और जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। और पुलिस भी है, तमाम है लोग जो पैसे वापस कराते हैं, लेकिन वो संख्या बहुत कम है। ज्यादा संख्या ऐसी है जिनके पैसे साइबर ठगों ने ठग लिए हैं, और ठगने वाले भी छोटे मोटे अमाउंट नहीं है कि 1,50,000 हो, करोड़ों रुपए के हैं, और राजधानी लखनऊ में ही ऐसे कई केस हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पे थोड़ा सा और जागरूकता के साथ साथ एक ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे कि कोई भी पैसा इस तरह से बर्बाद ना हो। लेकिन हम अभी तक उस पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी सफलता नहीं मिल पाई है, और जब तक सफलता मिलेगी तब तक इतने लोग इसके ठग का शिकार हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ये काफी बड़ी संख्या ऐसी है जिन्होंने अब इसका यूज भी कम कर दिया है। वो जो ऑनलाइन लेन देन है उसको कम यूज करते हैं, बहुत सी बड़ी संख्या, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के डर बैठ गया है कि ऐसा तो नहीं कि मेरा पैसा, अब उनको ये वेरीफाई करना मुश्किल होता है फोन करने वाला असली है या नकली है। तो ये कैसे होगा? तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको बैंक के माध्यम से आम जनता को बैंकों में जब जाते हैं तो उनको जागरूक कि कैसे आप उनको पहचानेंगे, कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि जरा सी गलती, जरा सी चूक से आपका लाखों का मेहनत का पैसा साइबर ठग लेते हैं। मैंने इस तरह के कई केस देखे हैं जिसमें भुक्तभोगी स्वयं ठगा है और उसको नहीं आ रहा, वो परेशान है। बहुत से लोगों को तो ये नहीं मालूम है कि हम अगर इस तरह की उसमें फंसते हैं तो कंप्लेन कहाँ करें, कैसे करें, कैसे पैसा वापस आएगा। ये जागरूकता की ऐसा लगता है बहुत कमी है कि लोगों के साथ जब ठगी होती है तो उन्हें ये नहीं पता कि कंप्लेन कहाँ करनी है, कैसे करनी है, इसके बारे में वो अवेयर नहीं होते। नहीं, अवेयर भी नहीं होते हैं। दूसरा, जहां पे आप कंप्लेन करते हैं वो भी, उनके यहाँ भी अब इतने केस हो चुके हैं कि वो भी बहुत ज्यादा, चूंकि पुलिस का ही मामले लोग हैं ना, तो उनका रवैया तो सब कि वो रवैया करते, तो वो टालने का शुरुआत ही उनको करते हैं कि चलिए देखते हैं। तो ये जो एक है, मुझे लगता है कि इसको सरकारी लेवल पे सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि इस तरह के जो साइबर ठग हैं या साइबर अटैक हो रहे हैं जिनसे लोगों के पैसे जा रहे हैं, वो पैसे उनको कैसे वापस मिलेंगे। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि आपने अगर सब ऑनलाइन व्यवस्था की है तो आपके पास ये व्यवस्था नहीं होगी कि आप उनको रोक सके। तो ये इसको पे थोड़ा सा काम करने की है, और जो साइबर एक्सपर्ट लोग हैं उनसे इसमें राय लेनी चाहिए, उनकी एक गोष्ठी टाइप की या लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह की चीज करते रहना चाहिए। क्योंकि जब हम उस पर बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से कि आप जो सब चीजें ऑनलाइन करिए, पेमेंट मत दीजिए, तो मुझे लगता है कि इसकी सबसे पहले जरूरत है कि हम उसमें सुरक्षित कितने हैं। क्योंकि सुरक्षित नहीं होंगे तो ये ऑनलाइन का जो सरकार का जो सपना है वो कैसे पूरा होगा। तो ये सरकार की ही जिम्मेदारी है कि लोगों को ऑनलाइन सुरक्षित तरीके से कर पाए, उनका पैसा कहीं साइबर ठग ना ले जाए, इसकी सरकार को आम जनता के साथ मुझे लगता है कि वचनबद्ध होना चाहिए। बड़ी बात आपने कही कि वचनबद्ध होना चाहिए और एक भरोसा होना चाहिए कि जो लोग, क्योंकि हमने देखा है कि स्कैनर, यूपीआई, क्यूआर कोड से अब हर आदमी जो है ऑनलाइन पेमेंट तो कर रहा है, लेकिन वो अब साइबर को किए नज़र में भी है, उसका पैसा, उसका अकाउंट, तमाम डिटेल्स ये भी है, छिपा नहीं है किसी से। आनंद राय हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आनंद, आप क्या कहेंगे? एक तरफ सरकार साइबर मामलों को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है, एक इमरजेंसी बटन की बात चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ मौजूदा वक्त में एक ज़मीनी हकीकत है जहां पर बहुत बड़ी तादाद में करोड़ों रुपए ऐसे मामले थानों में पेंडिंग पड़े हुए हैं जिस पर पूरी तरीके से सुनवाई नहीं हो पा रही है और लोगों का पैसा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सरकार सभी मसलों पर फेल है, और सरकार बस हिंदू मुसलमान कैसे हो इस देश और प्रदेश में, इसका विशेषाधिकार रखती है।
दूसरी बात, आपको याद होगा ये भाषणजीवी लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने जो नोटबंदी किया था 2016 में, आपको याद दिलाना चाहता हूं, तो उन्होंने एक बड़ी बड़ी बातें की थी कि अगर 50 दिनों में अगर हालत न सुधरी, क्या नाम है, तो हमको जिस चौराहे पे खड़ा करके सजा देना चाहिएगा, आप लोग दीजिएगा। क्या मैं पूछना चाहता हूं, उस नोटबंदी से कौन से वर्ग के लोगों को फायदा हुआ और कौन से वर्ग के लोगों को नुकसान हुआ? कौन से आतंकवाद पे चोट लगी? कौन सा नकली करेंसी बंद हुआ? तो देखिए, ये सरकार झूठे फरेबों लोगों की है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान। इनका अगर जो विरोध समर्थन करे, वो कह तो रहा हूं कि ये खुद आरोपी बताते थे, अगर क्या आ जाता था। नहीं देखिए, धर्म की पिच पर तो सभी पार्टियां खेलती है, इसमें कोई अछूता नहीं है, मैं आऊंगा आनंद। लेकिन मेरा सवाल ये था कि मौजूदा वक्त में, क्योंकि आज हम साइबर ठगी के मामले को लेकर बात कर रहे हैं, उस लेकर एक अच्छा कदम जनहित का जुड़ा मुद्दा है, तो मैं चाहूंगा बहुत ज्यादा पॉलिटिकल होने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा कि एक अच्छी राय, अच्छी बात, अच्छी चीज सामने निकल कर आए, क्योंकि 20,000 करोड़ रुपए माने रखते हैं। जी जी, तो वही मैं कह रहा हूं कि सरकार को आईना दिखाने का काम मैं कर रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं। अच्छा। मैं विपक्ष में बैठा हूं, अगर सवाल नहीं पूछूंगा तो सत्ता तो और ज्यादा वो दबंग हो जाएगी। उनको विपक्ष नहीं दिख रहा है, जो विरोध कर रहा है उनको जेल में डालने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, सरकार जो है इस पे अवेयर करे, हमारे लोगों को अवेयर करे, कि जगह जगह होर्डिंग, बैनर, पोस्टर तो ये करोड़ों करोड़ों अरबों के लगवाते हैं। क्या साइबर जागरूकता जो चल रही है या चला रही है सरकार, तो उस पे भी थोड़ा बैनर पोस्टर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, एड के माध्यम से लोगों को अवेयर करें, लोग ठग का शिकार ना हो। तो देखिए, ये हर बैंकों पर, हर चौराहे पे इस पे जरूर 2-4 लोगों की एक टीम गठित करनी चाहिए और लोगों को समझाने की जरूरत है, और बैंक का कर्मचारी ही समझाए, नहीं तो उसमें भी 2-4 दलाल आएंगे, ऐसा नहीं ऐसा। पहले एटीएम की चोरी कर लेते थे, अब ये साइबर चोरी कर रहे हैं, ये साइबर अरेस्ट कर रहा है, हाउस अरेस्ट कर रहा है। तो देखिए, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। हाँ, और ये बहुत ही निंदनीय है। मैं आऊंगा और श्याम सलूने जी से भी इस पर मैं प्रतिक्रिया लूंगा। ठीक, हिंदू मुसलमान छोड़ के। आनंद राय जी, मैं आऊंगा और श्याम सलूने जी से भी इस पर प्रतिक्रिया लूंगा। एक गेस्ट हमारे साथ और जुड़ गए, जयप्रकाश जी, पूर्व IPS है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जयप्रकाश जी। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो जयप्रकाश जी। हाँ, अनम्यूट कर ले सर, अनम्यूट कर ले और बोले, अनम्यूट कर। हाँ, जयप्रकाश जी बोले, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो। जी जी, हाँ, जयप्रकाश जी, क्या कहेंगे साइबर ठगी को लेकर? जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, हमने बहुत ही तेजी से और बहुत ही फास्ट डिजिटल दुनिया में एंट्री करी, और उसका लिहाजा हम ये भुगत रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों की मेहनत की कमाई उनके खातों से गायब हो रही है, और जिस पर लगाम लगा पाना अभी फिलहाल नामुमकिन नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को किस तरह से आप देखते हैं, और क्या अभी दिक्कतें पेश आ रही हैं? देखिए आर्यस जी, इसमें 2 पहलू है। एक तो टेक्निकल पहलू है, और दूसरा पहलू, जिसको टेक्निकल पहलू को आप साइबर की दुनिया कह सकते हैं, और दूसरा पहलू है क्रेडेंशियल का। कोई भी जो इस साइबर ठगी हो रही है किसी के माध्यम से, जो डिजिटल अरेस्ट करके हो रही है, उसमें आप देखेंगे कि इम्पर्सोनेशन की बात पहले आती है, कि जो कॉलर है वो अपने को किसी न किसी इन्फोर्समेंट एजेंसी का नाम लेता है, या तो अपने को पुलिस वाला बताएगा, या CBI वाला बताएगा, या इनकम टैक्स वाला बताएगा, या ED का बताएगा, किसी न किसी का बताएगा, और उसकी धमकी कि वो ये कहता है कि आप इतना पैसा दे दीजिए, तो नहीं तो हम आपको इस मामले में कार्रवाई कर देंगे। तो यहाँ एक तो ये प्रश्न खड़ा होता है, ये जो एजेंसियां हैं इनको भी समय समय पर प्रचार प्रसार करना चाहिए कि भाई पुलिस या कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी इस तरह का कोई कॉल नहीं करती है। एक जनरल अवेयरनेस सभी एजेंसियों की तरफ से चलाया जाना चाहिए। और दूसरा,
ये बैंकों को, जिनसे इस तरह के ट्रांजैक्शन शुरू होते हैं, उन बैंकों को भी अलर्ट होने की जरूरत है कि भाई जो व्यक्ति 1000, 2000, 10,000, 20,000 खर्च कर रहा था महीने में, 50,000, 1 लाख खर्च कर रहा है, वो अचानक 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में वो लाखों का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करने लगा है, तो कौन सी ऐसी बात है? तो उसको भी अलर्ट इस मोड पे रहना चाहिए कि इस तरह के यदि लंबे ट्रांजैक्शन शुरू हो गए हैं और वो दूसरे को सेम खाते में या इस तरह के खाते में, सस्पिशियस खाते में भेज रहा है, तो उसको भी उन्हें चेक करना चाहिए और उसको काउंटर चेक करके पता करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आदमी इसके साथ कोई ऐसी बात हो गई हो। और दूसरी जो तीसरी बात है, उसमें हम जितनी जागरूकता फैलाएंगे इसमें उतना लोगों को फायदा होगा। ये इसके लिए सभी एजेंसियों की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ ये जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं इनको भी, और बैंकिंग एजेंसीज को इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत है, जिससे हम लोगों को अवेयर कर सकें और इससे निजात पा सकें। आरिश जी, बड़ी बात आपने कही जयप्रकाश जी। और श्याम सलोने जी, आनंद राय जी ने बात की, उस पर क्या जवाब देंगे? फिर मैं आलोक जी आपके पास आता हूँ। अजय साहब, आनंद राय जी जो बोल रहे हैं, मैं एक बात आपको बता दूं, के न्यूज चैनल ये उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चैनल है और उत्तर प्रदेश की ज्यादातर जनता से देखती है और जनता ये देख रही होगी विषय क्या है, सलाह क्या देनी चाहिए, उस पर समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र क्या बोल रहे हैं। सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं। ठीक है, दिखा दीजिए, सुन लीजिए, कोई बात नहीं। आप भी देखिए। आईना दिखाया, धन्यवाद, आपका आईना दिखाने की धन्यवाद, नहीं सुन लीजिए। अब ये आईना दिखा रहे हैं सरकार को, जनता इनको बिल्कुल त्याग चुकी है, जनता इनके साथ नहीं है। 24 का रिजल्ट याद है नहीं याद? जबकि उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार निरंतर चोरी अरे आनंद जी, पहले बात आ जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा जवाब लेने के लिए। मेरा भी सवाल आनंद जी सब्र करिए, अभी आप बहुत दूर है, सत्ता में नहीं आ रहे हो, क्यों बेचैन हो रहे हो भाई? 24 का रिजल्ट पता है कि नहीं पता है? आनंद राय जी, एक मिनट रुकिए। नहीं, हमको कह रहे हैं आओगे नहीं, ठीक नहीं, श्याम जी, नहीं, इसमें 1 to 1 ना करिए, 1 to 1 प्लीज मत करिए। श्याम जी, मेरा सवाल आपसे ही है, मेरा सवाल श्याम जी ये है, क्या डिजिटल दुनिया में या साइबर दुनिया की बात, जो यूपीआई और ये सब चीजें तमाम चल रही हैं, हमने देखा कई मुल्क ने ये चीजें शुरू नहीं करी, लेकिन क्या हमने जल्दबाजी में इस चीजों को शुरू करी और इसके बारे में हम गहराई से क्या अध्ययन नहीं कर पाए या पता नहीं लगा पाए और आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? मैं यही जवाब आलोक जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन श्याम जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, हमने कोई जल्दबाजी नहीं किया, ये बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पर हम एक विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं और हमें हर कदम पर आगे बढ़ना है। अभी जैसे जयपाल जी ने कहा था, उससे पूर्व मैंने भी यही शब्द कहे थे कि हमारी एजेंसियां भी एक्टिव हो गई हैं। शुरुआत में कुछ चीजों की जानकारी नहीं थी, हमारे ये इंटरनेशनल लेवल से ये फ्रॉड का सिस्टम स्टार्ट हुआ था। अब हमारे यहाँ, चूंकि मैंने जैसे कहा था कि एजुकेटेड लड़के जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो भी इस लाइन में आ गए, उनको लगा कि बहुत पैसा आ रहा है, बाद में उनके साथ क्या हादसे हुए, किस तरीके से उनके जीवन बर्बाद हुआ, जेल में गए, तो कई लोगों ने इससे सबक लिया। फिर भी क्योंकि वो कभी ईडी के बनते हैं, कभी पुलिस के अधिकारी बन करके आते हैं, आलोक जी ने भी कहा, वही मैंने कहा, वही जयप्रकाश जी ने कहा, बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन लोगों को घबराना नहीं चाहिए। सरकार बार बार आगाह करती है, पुलिस आपको कभी हाउस अरेस्ट नहीं करती है, कोई भी डिपार्टमेंट आपको कभी नहीं कहता है कि आप 24 घंटे में, 12 घंटे में, 10 घंटे में, एक दिन में आप इतना पैसा व्यवस्था कीजिए। पैसे की डिमांड कोई एजेंसी नहीं करती, कभी नहीं कर रही है, समझ लीजिए वो आपको नहीं, पैसे की डिमांड कोई एजेंसी नहीं करती है, लेकिन लोग जो फंस रहे हैं वो जागरूकता की कमी की वजह से ही तो फंस रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास श्याम सलूने जी, और मैं इस पर भी बताएंगे कि गोल्डन आर को लेकर बात चल रही है, और गोल्डन आर आखिर है क्या जिससे आपके पैसे बच सकते हैं धोखाधड़ी से। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो। तो
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साइबर ठगी पर आखिरी प्रहार की बात कर रहे हैं। एक डिजिटल अरेस्ट को लेकर एक नई फीचर आ रहा है। अब तमाम ऐप में हो सकता है कि आपको एक इमरजेंसी बटन भी नज़र आए, जिसको लेकर तमाम पैनल, तमाम साइबर सुरक्षा के जो तमाम विभाग हैं वो भी बैठे हुए हैं और उसको लेकर गोल्डन आवर पे बात चल रही है, ताकि कि किसी तरह लोगों की मेहनत की कमाई बच सके। हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी। आलोक त्रिपाठी जी, डिजिटल दुनिया को लेकर जिस जोश खरोश के साथ हम आगे बढ़े, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें सोच समझ के आगे बढ़ने की जरूरत थी? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम जब डिजिटल की तरीके से बढ़े कि अब हम लेन देन डिजिटल तरीके से होगा, कैश कम होगा, तो हमको उसके पीछे क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, कैसे लोगों का धन सुरक्षित रहेगा, उस पे शायद हमने पूरी तरह से बात नहीं की, या जो थे उनको उसमें शामिल नहीं किया, जिससे कि हम उसमें उस जो डिजिटल का माध्यम से लोग ठग रहे हैं वो उसको रोक सके। लेकिन इसमें दो बातें मेरे समझ में नहीं आई आरिश भाई। एक पहली बात ये कि ज्यादातर जो ठगे हो रहे हैं या शिकार हो रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, यानी कि शहर की आबादी वाले लोग, जो ज्यादा पढ़े भी हैं, ज्यादा ज्ञानी भी हैं। इसमें बहुत कम है ये मैं कह साइबर ठग पैसे लेकर के ठग लेते हैं। दूसरी चीज, एक दर्शक आलोक जी जुड़ गए, मैं चाहूंगा उनकी बात आ जाए। गिरीश शुक्ला एक दर्शक है, फिर मैं आपके पास आता हूँ। गिरीश जी, अपनी बात को रखें जल्दी से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार से मेरा गंभीर अनुरोध है, जो डिजिटलाइजेशन की तरफ एलन मस्क के कहने से बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। अमेरिका को कमाई करवा रही है हमारी सरकार। हमारे पास अपना गूगल सिस्टम नहीं है, हम उनका सिस्टम यूज करते हैं, हमें किराया देना पड़ता है। इस तरह देश को लुटवाए नहीं, एक सब्जी वाले को पैसा हम जो है वो ऑनलाइन दें। ये सब व्यवस्था बंद होनी चाहिए। जैसा कैश में काम हमारा चलता था वैसा चले। हाँ, व्यापारियों को चाहिए ये सब बड़े बड़े काम करने के लिए, उन तक ही वो सीमित रखें। जब तक हमारा सिस्टम नहीं बन जाए, ये भारी डिजिटलाइजेशन और ये जो आप इंटरनेट सेवाएं ये सब बढ़ाई आपके देश के अंदर, देश को कंगाल बनाए दे रहे हैं आप इस तरह से, ये बंद करिए। ठीक है, चलिए गिरीश जी, बात आ गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आलोक जी, अपनी बात को पूरा करें। तो मैं ये कह रहा था आरिफ भाई कि इसमें सबसे ज्यादा वो लोग शिकार हुए हैं जो पढ़े लिखे थे, समझदार थे, और सबसे ज्यादा जो ठगी के शिकार हुए। दूसरी चीज, एक और बात निकल के आ रही है कि जो साइबर ठग हैं वो पैसा कैश नहीं लेते हैं, वो कहीं ना कहीं अकाउंट में ट्रांसफर कराते हैं। आखिर उनके अकाउंट खुले कैसे, ये बड़ा सवाल होता है कि आखिर उन्होंने, क्योंकि आप हो या हम हो, कहीं बैंक में जाते हैं खाता खुलवाने तो मुझसे कहा जाता है कि एक गवाह लाइए। तो आखिर अगर हम साधारण रूप से खाता नहीं खुलवा पाते, इतने बड़े लेवल पे साइबर ठग खाते कैसे संचालन कर रहे हैं? आखिर बैंकों ने उन खातों का संचालन कैसे शुरू करवाया, इसके पीछे एक कौन से लोग लगे हुए हैं, ये होनी चाहिए जांच। तीसरी चीज, जैसे जब हम साइबर के उस पर है कि हम ऑनलाइन लेन देन करेंगे, तो ऑनलाइन लेन देन के बाद क्या हमारी जो ऑनलाइन लेन देन की व्यवस्था शुरू हुई, उसके पहले जो हमारा मुद्रा रुपयों की छपाई होती थी उसमें और आज में कुछ अंतर आया है कि नहीं आया है? अगर सेम पोजीशन में ऑनलाइन व्यवस्था होने के पहले भी उतना ही नोट छपता था और उस व्यवस्था के लागू होने के बाद भी उतना ही नोट छप रहा है, तो इसका मतलब कि हम ऑनलाइन पे कहां काम कर रहे हैं? तो ये कई चीजें हैं जिस पे मुझे लगता है कि सरकार को, साइबर एक्सपर्टों को, लोगों को इस पे काम करना पड़ेगा, तभी हम इस पे इस तरह के लोगों का पैसे को जो जा रहा है साइबर ठगों के पास, उसको रोक पाएंगे। जयप्रकाश जी, जो बात आलोक जी कह रहे हैं उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। साइबर ठगी एक ऐसा जंजाल, बड़े पैमाने पर लोगों की रकम जा रही है। एक हद तो तब हो जाती है कि आखिर अकाउंट कैसे खुल जाते हैं ये, क्योंकि वो पैसा अकाउंट में ही जाता है। तो कहाँ से ये अकाउंट खुल जाते हैं, कैसे ये अकाउंट खोले जाते हैं, और मतलब वो अपना पैसा किसी को पाने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और क्यों नहीं हम इस पे लगाम लगा पा रहे हैं? देखिए आरिश जी, आपने जो पहला प्रश्न मुझसे किया था, मैंने उसमें आपको ये कहा था कि तीसरी एजेंसी उसमें बैंक है। बैंक को बहुत ज्यादा इसमें अलर्ट रहने की जरूरत है। निश्चित रूप से बैंकिंग सिस्टम में कहीं न कहीं छेद है जिसके रास्ते वो निकलते हैं अपराधी। यदि खाते सही खुले,
जिन खातों में पैसे जा रहे हैं वो लोग 100% उनकी अरेस्टिंग हो जाए। ज्यादातर मामलों में पुलिस उनको ट्रैक करके अरेस्ट करती है, वो लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन ज्यादातर मामले में ये हो रहा है कि वो किसी न किसी गरीब आदमी को कुछ पैसे लालच दे करके हायर कर लेते हैं, कि उसका खाता हायर कर लेते हैं। उसे नहीं पता होता कि जो आदमी हायर कर रहा है वो कौन आदमी है। तो कुछ ऐसे खातों का उपयोग कर लेते हैं। कुछ मामलों में बैंक के कर्मचारी अधिकारी अरेस्ट भी हुए हैं। यदि बैंक वाले जैसे हमारे आप आम आदमी के साथ जितना सख्ती बरतते हैं खाता खुलवाते समय, ऐसे जो ये इस तरह के एलिमेंट हैं उनके साथ भी वही सख्ती बरतें, तो निश्चित मानिए कि ये खाते में इस तरह के पैसे की लेन देन स्वतः रुक जाएगा। इसमें कहीं न कहीं ये मान के चलना है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में कहीं न कहीं कमी है। ये बात जो आई है एकदम बिल्कुल सही है और तमाम अधिकारी अरेस्ट भी हुए हैं। तो इसमें उन लोगों को भी इस दिशा में जिम्मेदार ठहराने की जरूरत है। आरिफ जी, बड़ी बात आपने की। और ये जो अहम बात एक जयप्रकाश जी उठ रही है, हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यूपीआई पेमेंट तमाम चीज़ें कर रहे हैं। छोटी छोटी जगहों पर 5 से 10 रुपए तक का पेमेंट किया जा रहा है। मैं मानता हूँ कई जगहों पर ये सुरक्षित है, कई जगहों पर असुरक्षित है, लेकिन दीगर मुल्कों में, दूसरे मुल्कों में हम जब देखते हैं तो वहाँ पर ये पद्धति, ये चीज़ें अभी शुरू नहीं हुई हैं। आखिर क्या हमने जो डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट लेकर आए और तमाम चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़े, क्या इसको लेकर पहले बहुत सोच समझने की ज़रूरत थी, विचार करने की, तब लाने की ज़रूरत थी, या इसमें कुछ जल्दबाजी आपको लगता है हो गई? हाँ जयप्रकाश जी। जी मेरी आवाज जा रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि नहीं, इसमें बिल्कुल इस जाना चाहिए था और ये अच्छा कदम है कि हम डिजिटल दुनिया में हैं और उस तरह के पेमेंट, डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये नहीं करेंगे और अपने वहां लागू नहीं करेंगे तो हम विश्व से इस तरह से कटे हुए होंगे। और विश्व के बहुत सारे देश इस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हमसे बहुत पहले से ये काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें जो साइबर ठगी लार्ज स्केल पे हो रही है उसमें देखेंगे कि वो डिजिटल माध्यमों की उतनी जिम्मेदारी नहीं है जितनी जिम्मेदारी क्रेडेंशियल की है। वो इम्पर्सोनेट करते हैं, या तो अपने को पुलिस वाला बताते हैं, या इनकम टैक्स वाला बताते हैं, या ईडी वाला बताते हैं, या सीआई वाला बताते हैं। तो आप कहीं न कहीं ये मानिएगा कि वो पब्लिक में ये डर है कि पुलिस वाला इस तरह से डरवा के पैसे ले सकता है। ये हमारी क्रेडेंशियल भी प्रश्न चिन्ह है। तो अकेले हम डिजिटल दुनिया को दोष नहीं दे सकते, उसमें पर्याप्त सतर्कता की जरूरत है। बैंकिंग सिस्टम में सतर्कता की जरूरत है, लोगों में अवेयरनेस लाने की जरूरत है। जो हम डेटा जो देख रहे हैं जयप्रकाश जी, अगर हम डिजिटल धोखाधड़ी की बात करें तो 20,000 करोड़ के बीच लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए हैं। उसमें हिस्सेदारी अगर हम डिजिटल अरेस्ट की बात करते तो 8% हिस्सेदारी है। बड़ी रकम। तो जो धोखाधड़ी, साइबर अपराध में जो धोखाधड़ी ठग हैं, इसमें वो पैसा गंवाया गया है। मुझे लगता है कि ये जो हिस्सेदारी है अरेस्ट वाली, ये है लेकिन उतनी नहीं है जितना इससे ज्यादा जो क्लिक करने पर पैसा चला जा रहा है, या कहीं पर किसी वेबसाइट पे गए, या कहीं मतलब वो जो पैसा जा रहा है। और पैसा के लिए आपको लगता है कि मौजूदा वक्त में सिस्टम उतना कारगर है? क्योंकि लोगों को यही नहीं पता है कि लोग कंप्लेन कैसे करें, कहां पर जाएं, किससे मिले, क्या कहें, और उतने में ही वो खेल हो जाता है। जिसको लेकर काम चल रहा है कि कहा जा रहा है कि गोल्डन आवर पर जो है चर्चा चल रही है दिल्ली में। देखिए आरएस जी, जो साइबर क्राइम है उसके कई तरीके और कई स्टेज हैं जी। जो पहले मैं होता था कि जैसे वो लॉटरी आपकी निकली है, इस तरह का मैसेज आता था, आप क्लिक करते थे या उस पे जाते थे तो आपके साथ ठगी हो जाती थी। अब कोई न कोई इस तरह की फाइल आपको भेजी जाती है, एपीके फाइल, उसको आप जैसे ही डाउनलोड करते हैं आपका अकाउंट हैक हो जाता है। बार बार इस तरह की अवेयरनेस मैसेज आपके पास, हमारे पास आते रहते हैं कि इस तरह के किसी भी साइट को या किसी भी मैसेज को ना खोलें जो मैसेज आपके लिए नोन ना हो। तो यदि इन सारी चीजों को देखेंगे उसके बाद भी लोग खोलते हैं, उनके अकाउंट हैक हो जाते हैं
उसका मतलब ये है कि जो हमारे समाज का स्ट्राटा है, जो ऊपर का पढ़ा लिखा लोग है और जो हमारी गांव की जनता है, सबका इंटरनेट के सर्विसेज का, या ये कहिए कि जो हमारी डिजिटल नॉलेज है वो बराबर नहीं है। तो अभी तमाम ऐसी आबादी है जो यूज तो इंटरनेट और डिजिटल की दुनिया कर रही है, लेकिन उसकी सतर्कता के विषय में अभी उतनी अलर्ट नहीं है, जिसके कारण भी ठगी हो रही है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज के अंतिम आदमी तक जो डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर गया है, उसका यूज कर रहा है, उसको उतनी सतर्कता सिखाएं, इतनी बात अवेयर कर दें कि जिससे उसके साथ ठगी न हो। हमारी ये जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम समाज को उस लेवल तक एजुकेट करें। बड़ी बात और न कि हम ये कहें कि हमारा समाज तैयार नहीं, इसलिए हम डिजिटल दुनिया को या इंटरनेट की जो सुविधा है उससे उसको अभी कहें कि नहीं अभी उपयोग नहीं करो, पहले शिक्षित हो जाओ तब उपयोग करो। ये जो नुकसान आपने देखा है, यह नुकसान बहुत बड़ा है, लेकिन जो लाभ आप उसके पीछे देखेंगे डिजिटल दुनिया में प्रवेश करने के कारण, शिक्षा के क्षेत्र में, पारदर्शिता के क्षेत्र में बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी ऐसी आई है जो इस डिजिटल दुनिया के कारण आई है। लेकिन जो ठगी हो जाती है वो भी एक बड़ा चंक है, हमें उसको मिनिमाइज करना, ये हमारा उद्देश्य होना है। बड़ी बात आपने। मैं श्याम जी आपके पास आता हूं। समाज, मैं मानता हूं कि कुछ हद तक समाज में भी बहुत से लोग इस चीजों का शिकार होते हैं, लेकिन सरकार की अगर बात करें, और हम जैसा कि जिक्र कर रहे थे कि जिस तरह से जो अकाउंट्स खुलते हैं, इसके बारे में आलोक जी ने अपना नजरिया रखा, जयप्रकाश जी ने अपनी बात रखी, बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि फर्जी खाते खुले हुए हैं और ये सिस्टम का लूसपोल ही है। जो खाते खुल रहे हैं उसमें पैसा आता है। भाई अगर कहीं से कोई ठगी होती है साइबर की, तो भाई कहीं ना कहीं खाते में तो जा ही रही है। और वो खाते आखिर कैसे खुल रहे हैं? भाई सब कुछ अफसरशाही सिस्टम सब कुछ है, लेकिन ये फर्जी रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा? आखिर ये इसके पीछे क्या कहेंगे आप? आरएस जी, आपने देखा होगा कि कितने फर्जी आधार कार्ड बने। पिछली सरकारों ने जो कार्य किए वो इतने गलत कार्य हो गए थे, खामियाजा वर्तमान सरकार भी भुगत रही है। कई अपने ऐसे कार्य किए हैं सरकार ने, तमाम फर्जी लोगों को पकड़ा है। तमाम विदेशी लोग, पड़ोसी राज्यों के लोग यहाँ आकर के बस गए, यहाँ के नागरिक हो गए, यहाँ की उन्होंने कार्ड बना लिया, सब कुछ, उनके अकाउंट भी खुले हुए मेंटेन कर रहे हैं। तो इसी से तो सरकार नहीं, तो अब श्याम जी वो फर्जी वाला पकड़ने में कितना समय लगेगा? भाई उनकी सरकार में अगर खाते खुलते थे तो क्या आप भी खोलेंगे क्या? आरिफ जी बिल्कुल पकड़ में आ रहे हैं, सबको पकड़ में आ रहे हैं। कई अपराधी पकड़े गए हैं, जेल में गए हैं। सरकार ने हर थाने में साइबर सेल बनाया हुआ है। यदि कहीं कोई किसी के साथ में फ्रॉड होता है, तत्काल आप सूचित कीजिए, तत्काल उस पर एक्शन होता है। और कई लोग पकड़े गए हैं, बहुत लोग पकड़े गए हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें पकड़े नहीं जा रहे हैं, लेकिन चूंकि ये ऐसा सिस्टम है कि इसमें पढ़े लिखे लोग जिस हिसाब से जकड़े जा रहे हैं उस हिसाब से पकड़े नहीं जा रहे हैं। बताइए तो मैं डेटा रख दूं। जिस हिसाब से जकड़े जा रहे हैं साइबर अपराध में लोग, उस हिसाब से पकड़े नहीं जा रहे। देखिए जो लोग इसमें ठगी का शिकार हुए हैं, आप उनके आंकड़े अगर आपके पास होंगे तो आप देखेंगे ज्यादातर लोग सब एजुकेटेड लोग हैं, वेल क्वालिफाइड लोग हैं और अधिकारी भी हैं, शिक्षक हैं। वो इसमें मतलब एक इलिटरेट पर्सन हो, जानता नहीं है, गांव का हो, वो फंस जाए तो मान सकते हैं कि इसको जानकारी नहीं थी, अनभिज्ञता, नहीं जानता डिजिटल के बारे में, नहीं जानता कंप्यूटर के बारे में। लेकिन जो वेल एजुकेटेड है, जो वेल सेटल्ड है, जिनका अच्छा बिजनेस चल रहा है, जो सरकारी पर है, वो शिकार हुए, उनके आपने आए देखे होंगे। तो ये भयभीत हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है? कहीं थोड़ा सा उनका होता है, वो लोग उनका डिटेल निकाल लेते हैं और वो फंसते हैं। लेकिन मैं एक सवाल का जवाब, सरकार इस पर कंट्रोल पूरा कर लेगी, लेकिन अभी जो मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे, मैं उस सवाल का जवाब जरूर देना चाहता हूँ। इनने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा था कि प्रधानमंत्री ने कहा था मुझे 50 दिन के बाद फांसी लगा देना। आनंद जी 2016 में नोटबंदी की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उसके बाद 2017 का चुनाव हुआ, 2019 का लोकसभा का हुआ था, 2024 का लोकसभा हुआ और 2029 का होगा। एक बार 50 दिन नहीं, न कितने 50 दिन निकल गए। जनता अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास करती है
और प्रधानमंत्री की नीतियों पर विश्वास करती है। इसलिए बार बार प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को वो चाहती है कि प्रधानमंत्री यही रहे। तो आप समाजवादी पार्टी की सोच से थोड़ा अलग हटिए। ये जो आप हिंदू मुस्लिम की बात बार बार करते हो, भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सदैव कहा है, सबका साथ सबका विकास। यदि डिजिटल में किसी मुस्लिम के साथ में कोई वारदात हुई होगी, मुस्लिम की तो सरकार ने उसका श्रम किया होगा। मुझे एक बता दीजिए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर सरकार ने भेदभाव। चलिए मैं श्याम जी आता हूँ, मैं हाँ श्याम जी मैं आता हूँ। आनंद राय जवाब दें। आनंद राय जी मैं अभी सलोनी साहब ने कहा कि वो साइबर सेल बनाए गए हैं हर थाने में, तो 20,000 करोड़ की साइबर ठगी कैसे हुई? आपने थानों में सेल बना रखे हैं, बहुत तंदुरुस्त और ईमानदार। फिर आपने बोला अगर आप बोलना नहीं श्याम जी भाई विपक्ष है, थोड़ी बात आ जाए तो मैं आपके पास आ जाऊंगा, थोड़ी बात आ जाए। गुंडागर्दी, लूट, कसूट, ये सारे कार्य समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, गुंडे करते हैं। आनंद जी नहीं करते हैं, नहीं तो श्याम जी ये तमाम चीजें हमने देखा है रुकी नहीं है, ये पहले से लेकर अब तक चलती चली आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा फर्क कोई आ गया, बहुत बड़ा फर्क तो मुझे नहीं लगता है। अरे अभी इनके 100 विधायक जीते तो इनके पास अभी तो वैसे लोग बोलने नहीं देंगे। ठीक, श्याम जी बात आ जाए। आनंद जी अपनी बात को रखे जल्दी से मैं उसी मुद्दे पे आता हूँ। ठीक है, मुद्दे अगर बांग्लादेश में किसी हिंदू के साथ अन्याय होता तो यहाँ कैंडल मार्च जलाए जाते हैं, बड़े बड़े धरने प्रदर्शन किए जाते हैं, और चुटिया पकड़ के साधु संतों को मारा, डंडों से, लाठी डंडों से मारा जाता है, उस पे कोई आंदोलन नहीं होता है। ये सब झूठे फरेबी लोग हैं, ये हर मंच से झूठी बातें करते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं। ये योगी जी और नरेंद्र मोदी जी, ये सब झूठे लोग हैं। टंगे की चोट मैं एक बात कह रहा हूँ आनंद राय, मेरा सवाल आपसे, नरेंद्र मोदी की बात, चलिए आप मेरा एक सवाल ये है कि साइबर मामले को लेकर विपक्ष कितना गंभीर है, आप बता सकते? साइबर मामलों को लेकर जिसमें एक बहुत बड़ी मोटी रकम लोगों की जा रही है, इसको लेकर कितना गंभीर है समाजवादी पार्टी में? बात कर रहा था नरेंद्र मोदी को भगवान बना के श्याम जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। मैं चाहूंगा इधर उधर की बात ना हो। श्याम जी मैं आ रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, कर तो ये मैं आनंद जी आपसे पूछ रहा हूँ, साइबर मामलों को लेकर विपक्ष क्या ये मुद्दे आप लोगों पूछना चाहता हूँ अजहर साहब, सरकार किसकी है? सवाल किससे पूछा? सवाल तो पूछा उनसे, तो सवाल आप पूछ रहे, तो जवाब ये नहीं सवाल उनसे पूछ लिया, तो विपक्ष होने के नाते विपक्ष होने के नाते भाई आप सरकार आपकी भी रही है, उनकी भी है, वो आप लोग खेलते रहे हैं भाई, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। आपकी भी रही है, उनकी भी है, आपकी रही, उनकी रही, लेकिन बदलाव क्या दिखा, ये सवाल है। बदलाव कुछ नहीं दिखा। हमारे देश का रुपया डॉलर बढ़ गया, और कर्जा 255 करोड़ था, 255 करोड़ हो गया। यही हमारा विकास हुआ, और रोजी रोजगार खत्म हो चुका है, और साइबर ठगी बढ़ गई है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये पिछली सरकारों पे झंडा गाड़ते रहे। मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर यहाँ पे सुखी रहना है तो देखिए, विपक्ष की सरकार हिंदुस्तान में आनी चाहिए, क्योंकि एक तवे पे रोटी जो रखे वो जल जाती है, उसको अल्टी पल्टी करना पड़ेगा। ये मैं हिंदुस्तान की जनता से कहना चाहता हूं। ये जो आनंद राय बात कह रहे हैं, मैं इस बात को आलोक त्रिपाठी जी आनंद त्रिपाठी आनंद राय जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। आलोक जी, क्या ये जो बात आनंद जी कह रहे हैं, क्या समाज के अंदर मौजूदा वक्त में खासकर क्या एक तरह से हम देख रहे हैं, क्या पूंजीवाद बहुत ज्यादा हावी हो चुका है, जिसकी वजह से लोग बड़े पैमाने पर फंस रहे हैं इन सब चीजों में, पैसों की दरकार और ये सब चीजें, और आपको लग रहा है ये भी कहीं ना कहीं काम कर रही चीजें? आलोक जी। नहीं आरिफ भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आप देखिए कि जब पूरे देश में डिजिटल की बात हो रही है, डिजिटल लेन देन हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी देखिए हर कुछ दिनों के बाद एक फोटो, एक वीडियो निकल
होती है कि इतना नकदी बरामद हुई फलाने के घर से, फलाने नेता के घर से। तो यानी कि देखिए उसके बाद भी वो जो चीजें थी जिसको हमने रोकने के लिए हम चीजों को लाए थे, हम उस पर अंकुश नहीं लगा पाए। ये कहीं ना कहीं है। अगर ऐसा होता तो ये नगद लेन देन नहीं हो पाता, या नकदी जो बरामद हो रही है बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में अभी जल्दी ही बरामद हुई। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी हम जिन जिन उद्देश्यों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के हम साइबर की बात कर रहे थे, डिजिटल की बात कर रहे थे, हमने लागू तो किया, हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी हम उसको उतना सुरक्षित नहीं कर पाए हैं, हम उतना लोगों को जागरूक नहीं कर पाए हैं, हम लोगों को उतना उसका इस्तेमाल करने का तरीका नहीं बता है कि हम इस्तेमाल कैसे करें। आखिर दूसरी एक सवाल उठता है कि जो भी लोग इस साइबर ठगी, बहुत बड़ी संख्या आप देख, तो कोई जैसे जयप्रकाश जी ने कहा कि पुलिस वाला, ईडी का, सीबीआई का, वो फोन करके कहता है, तो यानी कि उनके मन में डर सताता है कि हम पकड़ जाएंगे, इसलिए वो पैसा देते हैं। तो आखिर वो डर सताता क्यों है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम गलत हैं तो सताते होंगे? तो हमने जो अकूत संपत्ति बना रखी है, एक वो भी सवाल है कि कहीं 2 नंबर से हमने जो अकूत संपत्ति रखी हुई है, और जब इस तरह का फोन आता है हम तुरंत डर जाते हैं और उनके चंगुल में फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो इस तरह की साइबर की चीजें हैं, या इंटरनेट का युग आया है, तो हम इंटरनेट को यूज करना है, वो कैसे सुरक्षित तरीके से यूज करना है, सरकार ने उस पर ध्यान कम दिया। इंटरनेट को तो बढ़ा दिया कि आप फ्री में इंटरनेट यूज करिए, आप दिन भर मोबाइल चलाइए, लेकिन आप सुरक्षित कैसे रहेंगे, उसको सुरक्षा के तरीके मोबाइल का कैसे यूज करेंगे, इस पे ना बैंक ने जागरूक किया, ना किसी एजेंसी ने जागरूक किया, ना ही सरकार ने। अगर आप देखिए कि आम आदमी खाता खुलवाने में बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन इन साइबर ठगों के खाते कैसे संचालित हो रहे हैं, बैंक वाले कर क्या रहे हैं, इन साइबर ठगों के खातों को क्यों नहीं बंद कर रहे हैं, या बंद करने के बाद उनका पैसा क्यों नहीं वापस दिलाया गया। बहुत बड़ी संख्या में पैसे नहीं लोगों को मिले हैं जो साइबर ठगों के शिकार हुए हैं। तो बहुत से ऐसे सवाल हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसपे सरकार को साइबर एक्सपर्टों की मदद लेकर के इसको कैसे सुरक्षित तरीके से लेन देन की प्रक्रिया और तेजी से बढ़े। क्योंकि आपने वो प्रक्रिया शुरू कर दी, साइबर के माध्यम से या डिजिटल के माध्यम से लोग लेन देन तो करने लगे, लेकिन सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर के कहीं ऐसा ना हो कि जो धीमे धीमे लोगों का ऑनलाइन लेन देन कम हो रहा है, लोग खातों का संचालन नकद करना चाह रहे हैं, तो वो एक बड़ा सवाल है कि आपकी जो मंशा है वो होगी तो कैसे होगी। हाँ, चीजें वापस, मैं ये बात आपने सही कही कि लोग धीरे धीरे चीजों से, ऑनलाइन से किनारा कर रहे हैं, और मैं इस पर भी चर्चा होगी, एक अलग विषय। लेकिन जयप्रकाश जी, ये जो बात कर सामने आ रही है कि आज के ऐसा लग रहा है कि हर कोई बहुत जल्दी पैसे वाला बनना चाहता है, और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में इसी एक लालच को जो है साइबर ठग पकड़ते हैं, वो ऑफर देते हैं, लालच देते हैं, इंसान क्लिक करता है, पैसा चला जाता है। क्या ये चीजें कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर काम कर रही है डिजिटल दुनिया, जिसमें, क्योंकि आजकल 2 दुनिया, एक वास्तविक दुनिया, एक डिजिटल संसार, दोनों में आदमी समय दे रहा है? देखिए हरीश जी, आपने बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन किया है। डिजिटल दुनिया में और खास करके जो साइबर ठगी या साइबर अपराध की जड़ है, उसमें 2 फैक्टर हैं। एक तो वो ल्योर करते हैं, आपको कोई ऐसी लालच देते हैं जिससे आप प्रभावित हो जाते हैं, या आपको कोई डर दिखाते हैं। तो जो साइबर ठगी या साइबर अपराध का बड़ा हिस्सा है, उसमें लालच कहीं कहीं से ज्यादा हिस्सा रखता है, और आधा हिस्सा, आधा से थोड़ा कम 40% आप डर को आप कहिए। जैसे आप देखिए, तमाम लोगों को वो व्हाट्सएप कॉल और फेसबुक कॉल करते हैं, जैसे कॉल शुरू होती है थोड़ी देर बाद उसमें वो अश्लील मटेरियल परोसने लगते हैं, और आदमी जैसे जैसे अपना इंटरेस्ट बढ़ाता है, उसके बाद उसी प्रक्रिया के दौरान उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं, फिर उसको कैप्चर कर लेते हैं, तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो गई है, तुम्हारा ये है, इसको हम इसको पब्लिक डोमेन में डाल देंगे, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। तो आदमी डर जाता है। तो वो पहला हिस्सा आप देखेंगे, वो लालच से शुरू होकर के उसके वो उसका एक्सटॉर्शन पे पहुंच जाता है। इसी तरह से तमाम ऐसे कि तुम्हारी लॉटरी निकली है, या तुम कोई ऐसा करोगे तुम्हारा धन दुगना हो जाएगा, तमाम पूंजी साइट्स इस तरह की आती हैं, पूंजी स्कीम्स होती हैं, उसके माध्यम से ठगी होती है। साइबर की
ठगी या अपराध की दुनिया में आप कह सकते हैं। और एक हिस्सा वो है कि आपको इम्पर्सोनेट करके अपने को कॉल करने वाला या तो पुलिस वाला बताएगा या ईडी का बताएगा या सीबीआई का बताएगा, ये बता के उस आदमी को आके पैसा लेते हैं। यदि हमारी अवेयरनेस का लेवल बहुत अच्छा हो तो हर आदमी ये जानेगा कि कोई भी पुलिस वाला इतना बेवकूफ नहीं होगा कि वो खाते में पैसा घूस का ले लेगा और उसको बचा देगा। इतनी सी बात समझने की है। वो अपना खाते में पैसा मांगता है, यदि ठगे जाने वाला आदमी इतना दिमाग अप्लाई कर ले कि वो भी कोई भी भ्रष्टाचार का पैसा खाते में नहीं लेगा तो निश्चित रूप से वो ठगी का शिकार नहीं होगा। ठीक है, इसमें हमें बैंक वालों को, मैंने कहा ना, बैंक की जो भूमिका है, आपने पहला प्रश्न पूछा था उसमें ये बात आई थी, तो बैंक में जो खाते में ट्रांसफर हो रहे हैं, बैंक को भी ये देखे जाने की जरूरत है जिन खातों में कभी 100-200 रुपए 500 रुपए ट्रांजेक्शन हो रहे थे, उसमें इतने बढ़िया बात जयप्रकाश जी आपने कही। मैं आऊंगा, थोड़ा वक्त की कमी है। आनंद राय जी जल्दी से फाइनल कमेंट। जी आनंद राय जी फाइनल कमेंट। तो ठीक है, लोगों को अवेयर करने सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और लोग अपने आप को भी, जैसे जयप्रकाश साहब ने कहा कि अपने खाते में कोई भी अधिकारी, कोई कर्मचारी पैसा नहीं मंगाएगा, तो इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। और लोगों की सुरक्षा देश की सुरक्षा है। हम कह रहे हैं कि कोई बिना मेहनत करके किसी के अकाउंट से पैसे उड़ा दे रहा है, कोई कितने पूरे जीवन मेहनत करके लाखों करोड़ इकट्ठा करता है और सोचता है बुढ़ापे में हमारे पैसे काम आएंगे, लेकिन उसके बाद वो पैसे ठग, चोर, बेईमान उड़ा ले जाते हैं। इस पे सरकार को, हिंदुस्तान की जनता को अवेयर करना चाहिए कि लोग बच सकें। ठीक, चलिए, फिलहाल बहुत अच्छी बात कही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शाम सलूने जी, आंध्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया, जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साइबर ठगी पर आखिरी प्रहार है। प्रहार आखिरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज पर काम किया जा रहा है जिसे कहा जा रहा है इमरजेंसी बटन, जिसे कहा जा रहा है गोल्डन आवर, जिस पर इमरजेंसी बटन जो आपके ऐप में होगा और अगर आपके साथ धोखाधड़ी होती है तो आप तत्काल उस बटन को दबा सकते हैं और वही आपके लिए गोल्डन आवर होगा और आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। इसी विषय पर बात हो रही है, लेकिन ये लागू कब से होगा, ये फिलहाल वाली बात है। फिलहाल जनहित पे बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।